हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका सीडीपी के पीवाई की उसका एनालिसिस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और कैसे क्या आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा वीडियो है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो आप देख लेंगे। ठीक है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम बिताए हुए। अरे एक मिनट बस। चलिए ठीक है, तो आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन आ गया है। इसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। तब तक हम ये सेट कर लेते हैं। हम्म, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। जो प्रगतिशील कक्षा होगा उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या हिमायती सही है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। पहला में क्या बोल रहा है, पहला नंबर में क्या बोल रहा है कि बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के, अच्छा एक मिनट सुनिए, निगेटिव वर्ड्स हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन देख लिए हम कैसा है। क्वेश्चन पॉजिटिव है, ये प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन को सहमत करता है। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो निगेटिव चीज खोजकर हमको उसको काट देना है। देखिए, भ्रष्ट दिखा, ये ऑप्शन गलत होगा। और देखिए, बच्चे समझ असभ्य दिखा, काट दीजिए। और ऊपर वाला देखिए चरण वयस्कों के रूप में ज्यादा, देखिए कहीं ना कहीं चरण दिख रहा है आपको, चरण में बरतना गलत बात होता है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। सिर्फ निगेटिव वर्ड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं नहीं। चलिए, तो अब हम इसको इस ऑप्शन को भी समझने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन में क्या बोला है। ठीक है, देखिए, बचपन को अलग अलग जीवन चरण, अरे एक मिनट यार, इसमें क्या बोल रहा है ऑप्शन, देखिए एक नंबर क्यों गलत है कि बचपन को अलग अलग चरण जिसमें बच्चे के रूप में क्या है के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे। अरे बचपन है उसको देखो ना कि आगे वयस्क होकर जवान होकर क्या बनेगा, उसको थोड़ी देखना है, उसको ज्यादा महत्व देना है कि बच्चा को आपको ज्यादा महत्व देना है। तो इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्यों है, बच्चे स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, यहाँ तक तो सही बात है स्वाभाविक, और समाज में उन्हें भ्रष्ट करता है, ये गलत है। समाज में भ्रष्ट क्यों बनाएगा, नहीं करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य, अरे स्वाभाविक रूप से तो अच्छे आदमी होते हैं ना, बच्चे को असभ्य मानना, बच्चे को तो भगवान मानना है, तो इसलिए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत। और आगे क्या बोल रहा है इनमें, उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिक रहना आवश्यक है, ये सही बात है, लेकिन यहाँ असभ्य जोड़ दिया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं, सही बात है, और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, चलिए, उसी का इंग्लिश वर्जन है, ये भी आप देख लीजिए, इसमें भी आप निगेटिव वर्ड देख के काट सकते हैं। इसमें भी क्या निगेटिव वर्ड, इसमें क्वेश्चन आपको पता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट वुड एडवोकेट प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए कौन सा एग्री कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें देखिए, यहाँ अलग कर रहा है, इसको काट दीजिए। चिल्ड्रेन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट, यहाँ दिख रहा है, काट दीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अनसिविलाइज्ड दिख रहा है, काट दीजिए, तो बच गया ये, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा नहीं। चलिए, तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर आपके सामने आ गया है, इसमें देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था निगेटिव पॉजिटिव भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे पहले हम आपको निगेटिव पॉजिटिव से बनाना सिखाएंगे, बताएंगे, फिर उसको हम ऑप्शन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, ये ऑप्शन हमारे सामने आ गया, इसको हम पढ़ते हैं। विकास के आयाम के तहत भावना, इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ड आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा, परिवार, साथी और दोस्तों के पारस्परिक संबंध में परिवर्तन के अध्ययन को क्या कर सकते हैं। नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ जो भावना है कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है, मन से जुड़ा है, मन और मस्तिष्क है, भावना आपके मन मस्तिष्क है। आत्मा में कोई धारणा, अंदर जो आपका कोई धारणा बना वो भी किससे जुड़ा है, तो मन से जुड़ा है। परिवार क्या है, तो परिवार एक सामाजिक कारक है, कैसा कह रहे हैं, परिवार कैसा है, तो सामाजिक कारक है, तो परिवार क्या हो जाएगा, सामाजिक। साथी क्या हो जाएगा, सामाजिक। दोस्त दोस्त क्या हो जाएगा, सामाजिक। तो ये
कहीं ना कहीं मनोसामाजिक का पार्ट हो जाएगा। किसका? मनोसामाजिक का। नहीं तो इसमें तो ये क्वेश्चन में कोई बात है नहीं समझाने वाला। ठीक है, तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे चलिए, तो इसे को इंग्लिश वर्जन है तो देख लीजिएगा उसका क्या हो जाएगा। साइको सोशल हो जाएगा। नहीं, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पढ़िए इसको। अगला नंबर क्वेश्चन क्या इसमें बोल रहा है? व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश में संदर्भित किया जाता है और यह डैश के रूप में होता है। इसमें देखिए पॉजिटिव है। देखिए तो इसमें इसमें आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें क्या देखिए, व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तिगत लक्षण उसके सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयुक्त मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जेंडर की जो भूमिका है उसको बता रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं क्या बता रहा है कि किसी भी जेंडर के क्या भूमिका है। नहीं, तो जेंडर भूमिका के बारे में बात हो रहा है। तो जेंडर पहचान नहीं होगा, जेंडर पहचान यहाँ है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में कौन क्या है? दोनों में क्या क्या है? जेंडर भूमिका। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे देखते हैं क्या है, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करता है। हाँ, तो ये सही होगा, यही सही होगा। ये अनुवांशिक रूप से नहीं होगा। नहीं, सांस्कृतिक, समाज, भाषा, ये जहां भी देखे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। नहीं, तो ये दो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा कि व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें सांस्कृतिक विशेष के रूप में उपयुक्त मानी जाती है वे जेंडर भूमिका कहलाती है और जेंडर भूमिका को जो है सांस्कृतिक रूप से परिभाषित किया जाता है। नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई समझाने वाला उतना बात है नहीं, ये क्वेश्चन उतना ये है नहीं, इसको आप आसानी से कर सकते थे, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते हम लोग। चलिए, हाँ फिर इस क्वेश्चन को देखना आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका लेवल अच्छा होगा क्योंकि कथन कारक है और अभी अभी का जो क्वेश्चन आ रहा है तो ये इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है ना इसका। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक समावेश, अरे यार, चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चे के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। फिर बोल रहा है विशेष बच्चों को मुख्य आधार की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती। तो आपको क्या लगता है? पहले आपको देखना है पहला कथन सही है कि नहीं, अभी कथन सही है कि नहीं, फिर आपको कारण देखना है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे पहले निगेटिव वर्ड देखिए, निगेटिव वर्ड से ही आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप निगेटिव वर्ड देखिएगा तो निगेटिव वर्ड से आपका काम हो जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्न स्तर, निम्न स्तर। अरे बच्चा को आपको निम्न स्तर में क्या पढ़ाना है? ठीक, जैसा उसका स्तर है, जिस लेवल का बच्चा है, बच्चा जहां तक समझ सकता है वहां तक समझाइए। कि बच्चों को निम्न निम्न स्तर समझाना है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ नहीं दिखे तो निगेटिव बात है। नहीं, ये क्या जाएगा? निगेटिव है। तो मुख्य आधार, जो विशेष बच्चा है उसको मुख्य आधार की शिक्षा में सीखने का कोई संभावना नहीं। ऐसा थोड़ी है कि जिसको आप अवसर नहीं मिला है या कुछ भी ऐसा हुआ है या दिव्यांग है, अगर उसको आप मुख्य धारा से जोड़ के पढ़ाइएगा तो उसमें अच्छा विकास होगा ना। कि मुख्य धारा में पढ़ाने की उसको कोई संभावना नहीं, सीखने का संभावना नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कथन ए और आर दोनों गलत है। समझ में आया? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन इसी का इंग्लिश वर्जन है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें बोल रहा क्या, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होगा, जो करिकुलम एडेप्टेशन होगा, वुड बी डायरेक्टेड टू लोअर। अरे लोअर एजुकेशन का है देना है उसको, ठीक ठाक स्टैंडर्ड दीजिए, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला, स्पेशल चिल्ड्रन जैसे दिव्यांग वगैरह हो गया, डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम, उसको मुख्य धारा से जोड़ के पढ़ाना। अब का जो शिक्षा नीति आया है उसमें बोल रहा है बच्चा को मुख्य धारा से जोड़ के पढ़ाना है। जो दिव्यांग बच्चा वो भी, जो विशेष बच्चा है वो भी, उसी उसको भी जो सामान्य है उसके साथ पढ़ाना है। नहीं, तो उसके साथ जोड़ के पढ़ाना है। इसमें बोल रहा नहीं, तो दोनों गलत हो जाएगा। इसकी वजह से अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ आर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके आ गया। फिर दीन प्याजे, देखिए दीन प्याज वाइगोस के लिए कॉल्स पर, ये तीनों इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए तो ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
क्या है? नहीं, पहले से निगेटिव से काट ले क्या? देखिए क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव, ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा देखिए, बस निगेटिव खोजिए, निगेटिव मिला या नहीं, इसको भी काट दीजिए। तीसरा में खोजिए, तीसरा में कुछ भी नहीं दिख रहा। चौथा देखिए, याद, याद करना, याद करना कभी पॉजिटिव होगा क्या? ये भी निगेटिव। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है इसकी वजह से, कौन सा सही? 3 नंबर ऑप्शन सही, नेगेटिव से बन गया। नहीं, चलिए अब इसको हम ऑप्शन भी समझा देते हैं आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए देखिए, जीन प्याजे कौन सा विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, नहीं कौन सा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, उसमें क्या क्या इसके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए, तो जीन प्याजे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, चलिए ऐसा थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको, दिक्कत हो रहा है। जीन प्याजे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें क्या क्या बोले कि बच्चा जो है ना, बच्चा जो है, बच्चा क्या क्या, कि बच्चा जैसे जैसे उसका आयु बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चा का आयु बढ़ेगा, उसका एज होगा, वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आएगा। क्या आएगा? परिपक्वता उसमें आएगा, मतलब बायोलॉजिकल मेचुरेशन आएगा। और जैसे जैसे वो परिपक्व होगा, वैसे वैसे वो चीजों और बातों को समझेगा, अर्थात उसको संज्ञान का क्या होगा, विकास होगा। संज्ञान का क्या होगा, विकास होगा। तो जीन प्याजे बोले कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास जो है वो कैसे होता है, तो बच्चे के आयु के हिसाब से होता है, अवस्था में होता है। किस में होता है? अवस्था में होता है। और इनको 4 अवस्था में बांट दी। और ये बोले कि बच्चे का जो विकास होता है कैसा, अनिरंतरता, मतलब अनिरंतरता के सिद्धांत को सपोर्ट किए, बच्चे के अवस्था के अनुसार होता है। साथ ही बोले कि बच्चे का आयु जैसे जैसे बढ़ेगा, तो उसका परिपक्वता, बच्चे में परिपक्व हो जाएगा, धीरे धीरे उसको मेचुरेशन पावर आएगा। जैसे मैच्योरेशन आएगा, उसी तरह उसके संज्ञान का विकास भी होगा। साथ ही बोले कि बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पे नए ज्ञान का निर्माण करेगा। ये बात सब आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये सब बोले हैं। तो अब बोल रहे हैं क्या, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। ऐसा बोलवे नहीं किए, बोले हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। जीन प्याजे बच्चा को नन्हा वैज्ञानिक माने हैं और सक्रिय ज्ञान का निर्माता बोल रहे हैं, नहीं। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा को नन्हा वैज्ञानिक, इसका मतलब वो पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण कर रहा होगा। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है परिपक्वता, जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो बोले है ना, जीन प्याजे बोले कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगा, वैसे वैसे वो परिपक्व होगा, और उसी तरह उसका जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में, इसमें बोल रहा नहीं करेगा, लेकिन वो बोले हैं कि जैसे जैसे बच्चा का आयु बढ़ेगा, वैसे वैसे वो मेचुरेशन पावर को प्राप्त करेगा, अर्थात वो परिपक्व प्राप्त करेगा, नहीं। और जैसे जैसे वो परिपक्व होगा, वैसे वैसे उसका संज्ञान का विकास होगा। इसमें बोल रहा कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या बोला, सीखने के अनुभव बच्चे के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। हाँ, तो ये सही है, ये सही हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। अनुभवों के माध्यम से सीखने की बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोले, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, अपना 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखना है तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। एज पर जीन पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या बोले हैं, नहीं क्या, प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। रोल प्ले करता है ना, जो प्रीवियस नॉलेज है, पिछला नॉलेज है, उसके लिए सही है। इसमें बोल रहा है कि डज नॉट प्ले एनी रोल, कोई रोल ही नहीं निभाता, ये गलत हो जाए। दूसरा बोल रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर सच एज अ मेंटेन डज नॉट प्ले एनी रोल, इसको भी गलत करिए। लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन करेंट लेवल, सही है। मेमोराइजेशन दिख गया, काट दीजिए, निगेटिव वर्ड है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन ले वाई उसके साथ आ गया है। चलिए इसको बनाइए। ये क्वेश्चन किसी का भी गलती नहीं होगा, नहीं। चलिए, जब भी आपको दिख जाए ले वाइगोस की, आपको क्या क्या वर्ड ढूंढना आपको बताए थे क्लासरूम में। क्वेश्चन में क्या, ले वाइगोस की संज्ञानात्मक विकास के रूप में किस रूप में देखते हैं, तो हम बताए थे जब भी ले वाइगोस की दिखे तो कौन कौन सा आएगा, भाषा, संस्कृति, भाषा, संस्कृति, समाज, अरे
समाज, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, सहयोग दिख जाए, क्या दिख जाए, सहयोग दिख जाए, स्केप फोल्डिंग अर्थात पार दिख जाए, और क्या जेडपी दिख जाए, जेडपीडी, MKO, ये सब बहुत सारा बताया था ना, ये सब वर्ड दिख जाए आपको समझ जाना है। इसका पारस्परिक, पारस्परिक दिख जाए, नहीं ये सब दिख जाएगा तो क्या होगा, वल्ले वायु से संबंधित होगा, इतना वर्ड। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया, पर्यावरण कोई वर्ड बताए नहीं, तो गलत करिए। सहयोगिक प्रक्रिया, देखिए पारस्परिक या सहयोगी उसके लिए सही हो जाएगा, नहीं ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अब बाकी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसमें कोई समझाने को उतना बात है नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है, इसके लिए क्या हो जाएगा सही, कोलैबोरेटिंग प्रोसेस या कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तो आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, भा अरे यार 7 है ना, 7 में देखिए, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए ले वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया। तो यहाँ 2 बात समझिए, एक तो जीन पियाजे, एक तो कौन पियाजे क्या बोले हैं, और एक वाइगोस्की क्या बोले हैं, 2 बात। एक वाइगोस्की, देखिए तो पियाजे साहब जो बोले हुए हैं, पियाजे बोले हैं कि बच्चा में पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। वहीं पे वाइगोस्की साहब बोले हैं, वाइगोस्की साहब बोले हैं कि नहीं, बच्चे को, बच्चे का जो विचार आता है वो किसी न किसी उपकरण के माध्यम से आएगा, किसी न किसी उपकरण के माध्यम से आता है। वो उपकरण बहुत सारा हो सकता है, उसमें से एक उपकरण सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंस दिए, किसको दिए, भाषा। कि भाषा एक उपकरण है बच्चों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जिनके माध्यम से विचार आता है। तो इसके लिए ये भाषा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी, फिर विचार को। क्योंकि बोले कि जब भाषा नहीं होगा तो बच्चा कैसे सोचेगा, बच्चा कुछ भी सीखेगा तो किसी न किसी भाषा के माध्यम से, किसी न किसी संकेत के माध्यम से सोचेगा ना। तो विचार बाद में आएगा, भाषा पहले आएगा। और ये ऐसा नहीं बोले कि पूरा अलग अलग कर दिया, भाई उसके बोले कि दोनों साथ साथ चलता रहता है। वहीं पियाजे क्या बोले हैं कि विचार पहले आता है फिर भाषा आता है, ठीक है। इतना बात ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र जो कि संज्ञान से संबंध नहीं है। निगेटिव देखिए, काटिए, पहले निगेटिव देख के खोल काट दें। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन पॉजिटिव ही मानिए। एक तो कट गया, दूसरा सुगमनाती, ये तो ठीक ही लग रहा है। आत्म केंद्रित बुनियादी को पूरा करने में, ये भी ठीक है। दो को निगेटिव में मिला, अब दो को काट दिया, अब बच गया दो का ऑप्शन। अब इसको समझ के करना पड़ेगा, इसमें निगेटिव और दिख ही नहीं रहा हमको। तो चलिए इसको पढ़ के देख लेते हैं। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है। तो ले भाई को उसके बोले ना कि भाषा को क्या एक उपकरण के रूप में मानना है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाते हैं। तो सारा बस सही है, ये तो सारा ठीक है। आगे देखते हैं, भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग, यहाँ केवल भी दिख रहा है नेगेटिव वर्ड, ये भी काट दीजिए। तो बची क्या, क्या दो बच गया, दो ही सही हो जाएगा। इसमें से नेगेटिव वर्ड आप देख सकते हैं नहीं। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लें। चलिए हाँ, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नेगेटिव वर्ड देख के खुद देना, काट देना है, नोट दिख रहा है काटिए। उसके बाद देखिए इधर ओनली दिख रहा है, काटिए। यहाँ पे ये दिख रहा है, काटिए। ये सब नेगेटिव वर्ड है, तो बच गया जो वही सही होगा। कल्चरल रूल विच फैसिलिटेट कॉग्निटिव इन मैनिपुलेट, सॉरी मल्टीपल वे, नहीं। चलिए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। पहले देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। यहाँ पे दो बात पहले आपको समझना पड़ेगा। एक तो हो गया प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास, एक होता है मास्टर ओरिएंटेड अप्रोच होता है।
जिसमें महारत हासिल करने का, नहीं तो एक क्या हो जाएगा, महारत क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, महारत, सॉरी महाभारत लिख रहे हैं महारत, महारत अभिविन्यास, महारत अभिविन्यास या उन्मुखता ही बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं मास्टर ओरिएंटेटेड अप्रोच बोल सकते हैं, नहीं तो एक होता है कि आप सिर्फ आपका एक लक्ष्य होगा, कोई एक लक्ष्य होगा, उसी लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, जैसे आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, अच्छा अच्छा ग्रेड प्राप्त करना है, नहीं क्या करना है, अच्छा 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 ग्रेड प्राप्त करना है, नहीं एक हो सकता है, एक हो सकता है कि आपको बस पास ही करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए, नंबर अच्छा आया नहीं है, तो एक आपका लक्ष्य हो सकता है। लेकिन महारत अभियान अभियान से उन्मुख होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसको अच्छी तरह से समझ जाए, उसमें आप महारत हासिल कर लें। तो दो अप्रोच हुआ, एक अप्रोच हुआ कि सिर्फ आपको पास कर जाना है, बस आपको नंबर उतना ले आना है, पास कर जाना है, तो ये हो जाता है प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास, नहीं एक होता है महारत अभिविन्यास अर्थात मास्टरी ओरिएंटेटेड अप्रोच, जिसमें क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को समझने का प्रयास करता है, नहीं तो दूसरा अप्रोच हो गया, तो इसमें होगा बस रिजल्ट पे, प्रदर्शन लक्ष्य अभिन्यास में सिर्फ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए होगा, किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होगा। वही महारत अभिन्यास क्या होता है कि उसको समझ विकसित करना होता है, उसमें महारत हासिल करना होता है, उसके पूरे कंसेप्ट को समझना होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है प्रदर्शन लक्ष्य विन्यास का एक क्या उदाहरण हो सकता है, इसमें बोल रहा है ऑप्शन नंबर एक में कि एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, तो क्या वो सिर्फ नंबर पाने के लिए, या उस जो कंसेप्ट पढ़ रहा है, जो जो पाठ पढ़ रहा है, जो टॉपिक पढ़ रहा है उसको समझने के लिए ना, तो ये किसका उदाहरण है, महारत अभिविन्यास का उदाहरण हो जाएगा, नहीं एक पूछ रहा है कि इसका लक्ष्य है, इसमें कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन कर रहा है, तो गहरी समझ के लिए मतलब महारत हासिल करने के लिए कर रहा है, तो इस ऑप्शन के लिए ये भी गलत हो जाएगा। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने तथा दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, ये सब एक लक्ष्य है, ग्रेड प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना, तो ये इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन कर रहा है, अर्थात वो अपना समझ विकसित करना चाह रहा है, उसमें महारत हासिल करना चाह रहा है, इसके लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये उसका इंग्लिश वर्जन है, देख लीजिएगा इसका, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, नहीं इसमें क्या होगा, देखिए ये बोला अ स्टूडेंट स्टडी हार्ड फर्दर हर ऑन ग्रोथ, अपना समझ विकसित करने के लिए रहते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अ स्टूडेंट हार्ड टू अचीव डीप अंडरस्टैंडिंग अर्थात वो महारत हासिल करना चाह रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये इसका सही हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, पढ़ लीजिए इसको। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, 9 नंबर लेवा गुस्की से आ गया। चलिए लेवा गुस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, लेवा गुस्की के सिद्धांत को पालन करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को समाज संस्कृति से जोड़ कर रखना चाहिए, नहीं उसके भाषा संस्कृति सबको उपकरण के माध्यम से मतलब सांस्कृतिक उपकरण का उपयोग करके बच्चे को सिखाना चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि लोग समाज के साथ अंतर क्रिया करके सिखाना चाहिए, वाइगोस्की के अनुसार यही सब न करना चाहिए। साथ ही साथ पारस्परिक क्रिया करना चाहिए कि आप उससे सीखिए उससे आप सीखिए, नहीं इस तरह का संबंध सहयोग के माध्यम से सीखना चाहिए। तो बच्चे के लिए ये सब बोले हैं कौन, ले वाइगोस्की। चलिए इससे क्या आपको लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले निगेटिव वर्ड खोजे क्या, निगेटिव वर्ड खोल के देखें, चलिए खोलते हैं। देखिए यहाँ प्रतिस्पर्धा दिखा, कंपटीशन करना है, निगेटिव वर्ड है, काटिए। देखिए कंठस्थीकरण, कंठस्थ करवाना है, नहीं काटिए। सांस्कृतिक उपकरण, हतोत्साहित दिख रहा, निगेटिव है, काटिए। तो कौन सा बच गया, तो आपके सामने तो बस एक ही बचता है, और वो क्या हो जाता है, 1 नंबर ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा। समझाने का इसमें कोई जरूरत भी नहीं है, नहीं। चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चले, ये पहले इसको ऑप्शन समझा देते हैं, ताकि आपको
ऑप्शन गलत क्यों है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अपने विद्यार्थियों अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो भाई उसके साथ बोले हुए हैं कि बच्चे समाज के साथ परस्पर क्रिया करेगा, अंतर क्रिया करेगा, अपने दोस्तों के साथ रहेगा, दोस्तों के साथ बातचीत करेगा, अर्थात पारस्परिक संबंध बनाएगा, तो वो उसके लिए सही होता है। ये बात तो बोले हुए हैं। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ बोल रहा हतोत्साहित, इसलिए गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, सिर्फ उसको वैसा ज्ञान देना है कि जो कंठस्थ याद करे, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। बता दीजिए क्या, बता ही देते हैं, चलिए बता ही देते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग दिख रहा है, मार दीजिए सही। डिस्क्रीज दिख रहा है, घटाना है, गलत। डिसमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज दिख रहा है, काट दीजिए। इनक्रेज दिख रहा है, सही है। यहाँ कंपटीशन दिख रहा है, गलत है, काट दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पढ़िए इसको। नई अवधारणा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीति हो सकता है। कि बच्चा को कोई नया कंसेप्ट पढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो नीति बनाएंगे तो कौन सा प्रभावी नीति हो सकता है, ये बात बताना है। क्या क्या उसके लिए उदाहरण हमको देना है, उदाहरण प्रस्तुत करना है। जब आप कोई भी चीज पढ़ाते हैं, नया चीज पढ़ाते हैं, तो उसके लिए जब उदाहरण नहीं दीजिएगा बच्चा समझेगा ही नहीं, तो ये तो सही होगा। गैर उदाहरण, अरे गैर उदाहरण और ज्यादा सही होगा। गैर उदाहरण उसके लिए और ज्यादा सही होगा समझने के लिए, अवधारणा को समझने के लिए। दूसरा बोल रहा है अवधारणाओं के बीच संबंध के बारे में सोच को बैठा देना, सही बात है। एक परिभाषा देना और छात्रों को याद कराने के लिए प्रोत्साहित करना। जब भी आप कोई बच्चे को नया चीज अवधारणा सिखा रहे हैं, नया कंसेप्ट बता रहे हैं, तो याद करने के लिए बोलिएगा, नहीं याद करना कभी भी गलत होता है, निगेटिव वर्ड है, ये काट दीजिए। तो जहां भी आपको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दिखेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन चले, इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। चलिए इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू टीच अ न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट पढ़ाने के बच्चों को आपका क्या स्ट्रेटेजी हो जाएगा, नहीं तो प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल, सही बात है। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल, और बेहतर। प्रमोट प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमॉन्ग कंसेप्ट, सही बात है। गिविंग डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको देना है। और इंक्रीजिंग स्टूडेंट टू रोट मेमोराइजेशन, बहुत ही ज्यादा गलत बात बोल दिया। रोट मेमोराइजेशन को, याद कराने को आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। डेफिनेशन बताना है, नहीं, गलत बात। तो इसके लिए अपना कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, समय भी ज्यादा हो रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षण और विद्यार्थी अपनी भूमिका को विनिमय करता है। तो पारस्परिक अध्ययन, इसमें कुछ बातें नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, अरे यार इसमें क्या हो जाएगा, पारस्परिक अध्ययन। इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। किसमें बोल रहा है, जैसे मान लीजिए एक क्या है यह, अरे यार 3 को पैर बन गया। यह क्या है, यह टीचर है, और ये क्या है, स्टूडेंट है। ये क्या है, स्टूडेंट है। तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से सीखते हैं। कुछ बात टीचर की हेल्प से बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, और कुछ बात बच्चा से टीचर सीखता है। तो जब दोनों आपस में अपना कंसेप्ट साझा करेगा, कुछ उससे सीखेगा, कुछ उससे सीखेगा, कुछ टीचर से सीख लिया, कुछ टीचर स्टूडेंट से सीख लिया, तो इसको बोलते हैं पारस्परिक, इसको बोलते हैं पारस्परिक अध्ययन, या कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं, या रेसिप्रोकल टीचिंग बोलिए, सब यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यह सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो ये इसका ये क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं। रेसिप्रोकल टीचिंग सही हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लें। 12 नंबर क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है। ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। कि फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि
रखती है और उसके पे ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना फीजे के सोच का विश्लेषण कर रहा है? तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अपना जो फीजा जो है, फीजा अपने ही ज्ञान के बारे में, अपने ही विचार के बारे में फिर से सोच रही है कि हम इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, उस सब्जेक्ट में हमको सीखने में कठिनाई हो रहा है। मान लीजिए फीजा सोच रहा है कि हमको, मेरा हिंदी ठीक है, गणित कमजोर है, नहीं क्योंकि हमको गणित में रुचि नहीं है। तो यह अपने ही विचार के बारे में विश्लेषण कर रही है। जब अपने ही विचार के बारे में सोचेगी, अपने ही विचार के बारे में फिर से विचार करेगी, एनालाइज करेगी, तो उसको बोलते हैं अधिसंज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? अधिसंज्ञान बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे तरह से आपको ऑफलाइन क्लास में बताए थे कि आपको अधिसंज्ञान और मेटाकॉग्निशन लिख लेना है। इसमें क्या होता है, विचारों के बारे में विचार करना ही क्या क्या कहलाता है, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन, अच्छा वही इसका इंग्लिश वर्जन है, इसका क्या हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चले। हवार्ड गार्डनर, चलिए हवार्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रसंग में क्या बोला? देखिए, तो हवार्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिए बुद्धि के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर दिए, और उस सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या? बहुबुद्धि का सिद्धांत। उसमें बोले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का बुद्धि पाया जाता है, साथ ही साथ यह बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, और बोले कि बुद्धि में बदलाव भी संभव है, अर्थात वो अच्छे परिवेश में रहेगा तो उसकी बुद्धि पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका कोई बुद्धि ज्यादा भी उसमें डेवलप हो सकता है, नहीं। और बोले कि जब अलग अलग प्रकार का बुद्धि पाया जाता है, जब बुद्धि का अलग अलग प्रकार पाया जाएगा, तो ये जरूरी थोड़ी कि सब बुद्धि उसमें अच्छा होगा, नहीं ना। उसमें सारा के सारा बुद्धि उसमें हो ही नहीं सकता, कोई बुद्धि ज्यादा होगा, कोई बुद्धि कम होगा। तो कई बुद्धि के बारे में अभी मतलब पहले एक बुक लिखे थे फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में चर्चा की। फिर उसमें एक और जोड़ दिए तो 8वां प्रकार जोड़ दिए, तो फिर 8 प्रकार का हो गया 2000 में। फिर बाद में जोड़े एक और बुद्धि जोड़ दिए हैं, तो अभी टोटल कितना है, 9 प्रकार के। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अभी आपको क्या लगाना है, बहुबुद्धि के सिद्धांत जो हवार्ड गार्डनर दिए उनके अनुसार बुद्धि के कितना प्रकार, तो 8 प्रकार का है। ठीक है, चलिए तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नहीं, बोल रहा है हवार्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव किया है कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता पूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है। सफलता पूर्वक, एक्यूरेट माप सकते हैं बुद्धि को? क्या एक्यूरेट नहीं माप सकते हैं? ये क्या हो जाएगा, गलत। बुद्धि समय के साथ बदलती है, सही है, बुद्धि समय के साथ बदलती है, उसको अच्छा परिवेश मिलेगा, अवसर मिलेगा, उसका बुद्धि तेज होगा। बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक विरासत में मिलती है, मुख्य रूप से नहीं। देखिए, अनुवांशिक का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से नहीं। हो सकता है कि उसका मतलब जो आईक्यू पावर है अच्छा है, उसको माता पिता से अच्छा मिला है, लेकिन वो ऐसा परिवेश में रहेगा कि जो भी मिला था सब बुर्बक हो गए, नहीं। इसके लिए दोनों इंपोर्टेंस रखता है ना, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों। इसमें ज्यादा आपका ऑप्शन यही सही है, ये गलत हो जाएगा। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, गलत कर दिए, बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, नहीं। चलिए, तो अपना नंबर ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, 2, 2 सही है। चलिए, इसका इंग्लिश वर्जन है कि नहीं देख लीजिए, है तो देख लेते हैं हम लोग, है, देख लीजिए। हवार्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है उसमें क्या बोले हैं, तो बोले हुए इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम। इंटेलिजेंस जो है, आईक्यू जो है, समय के साथ क्या होता है, समय के साथ इसमें परिवर्तन आता है, यही सही होगा, बाकी सब गलत होगा। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हालांकि हालांकि अरे यार 14 नंबर, इसमें देखिए, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नता की संभावना मौजूद है, फिर भी वह शालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बस ये वर्ड देखना है, स्वलीनता। स्वलीनता क्या होता है, बस ये आपको पता है, क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में उससे कोई बहस नहीं। स्वलीनता आपको पता है कि स्वलीनता में क्या होता है, अपने में लीन रहता है। जो जो बच्चा स्वलीनता से ग्रसित होगा, स्वलीनता से ग्रसित होगा, तो उसको, उसमें क्या होगा, अपने में लीन रहेगा। वो बच्चा क्या होगा, अपने में ही लीन रहेगा। साथ ही साथ उसको उसमें भाषा का प्रॉब्लम होगा, किसके, भाषा में प्रॉब्लम होगा, अर्थात उससे किसी से बातचीत करने में प्रॉब्लम होगा। और जब बातचीत नहीं कर पाएगा तो समाज के साथ अच्छा संपर्क भी नहीं रहेगा,
समाज के साथ कैसा संपर्क रहेगा, अच्छा संपर्क नहीं रहेगा, नहीं। और साथ ही साथ ये बच्चा क्या होता है, एक बात और, कि ये अपने ही रूटीन को, एक ही काम को बार बार करता रहता है, अपना एक रूटीन बना लेता है और उसी को फॉलो करता रहता है, अर्थात पुनर्बलन वाला बात भी इसमें होता है। इतना बात आपको याद रखना है। तो जो स्वलीनता से ग्रसित बच्चा होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात कि उसको भाषा में प्रॉब्लम है, नहीं तो उसको भाषा वाला बात अगर सही हो जाए तो ये बच्चा समाज के साथ भी अपना संपर्क बनाएगा। जब समाज के साथ संपर्क बनाएगा तो अपने में जो लीन रहा है वो भी हट जाएगा, नहीं, और जो अपना एक ही रूटीन को बार बार इसी काम को कर रहा है वो भी हट जाएगा। तो स्वलीनता से ग्रसित बच्चा होगा उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ अगर एक काम कर दे इसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या, कि उसको बात करना, उसको भाषा का ज्ञान, भाषा उसको अच्छे से प्रयुक्त करे, बोल पाए, बस इतना करा दे। तो स्वलीनता से जो ग्रसित व्यक्ति होगा उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ उसका भाषा अगर ठीक किसी भी प्रकार कर देते हैं तो वो उसका सब कुछ सॉल्व हो जाता है, नहीं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ें। जो स्वलीनता से ग्रसित उसके लिए क्या हो सकता है, कल्पनाशील खेल में उच्चतर कौशल प्रदर्शन करता है, नहीं। उन्नत सामाजिक भावना, पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, अरे वो तो बात ही नहीं कर पाता तो कैसे संबंध बना पाएगा, गलत। उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शन, नहीं। कौशल, संवाद कौशल मतलब वही बातचीत करने वाला जो कौशल होता है, जो क्षमता होता है ना कोई बात का बात बनाना, तो होता नहीं बात करने वाला। दिनचर्या या चरणों की सख्ती से पालन करना, तो ये बच्चा करता रहता है। जो स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति होगा वो अपने ही बात को क्या करेगा, बार बार करेगा, अपने ही काम को, जो दिनचर्या उसका होगा, जो रूटीन होगा उसको बार बार दोहराएगा। तो यही इसके लिए सही बात है, स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति ये काम करेगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस आंसर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। इंग्लिश वर्जन में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अरे यार, इसका डी सही हो जाएगा, अपने ही रूटीन और अपने स्टेप को क्या क्या बार बार दोहराएगा। तो चलिए अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, फिर इसके बाद अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन का हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भय तनाव का वातावरण, निगेटिव वर्ड है, बच्चा के लिए भय बनाना है, तनाव बनाना नहीं, केवल दिख रहा है निगेटिव वर्ड, काट दीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, चलिए अब इसको हम ऑप्शन मतलब पूरा पढ़ के भी समझा देते हैं आपको। अगले दिन से क्या करेंगे ना कि पहला जितना भी क्वेश्चन होगा उसको निगेटिव वर्ड से काटने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में ये बहुत ही हेल्प करेगा, नहीं। उसके बाद उसको समझ के भी उसका व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग का काम रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन का किए ना कि केवल देखें काट दिए, भय मुक्त तनाव देखे उसको काट दिए, तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको पूरा समझ लेते हैं। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों के सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने के सुसाधित करता है। तो ये गलत बात है कि बच्चे अगर भय में रहेगा, तनाव में रहेगा तो बच्चा सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बड़ा, अधिगम केवल बाहरी कारक द्वारा नियंत्रित होता है, नहीं, अधिगम में बहुत सारा फैक्टर होता है, वातावरण कारक भी हो जाएगा, अनुवांशिक कारक है, पूरा जितना चीज रहेगा सब कुछ उसके लिए क्या होगा, नियंत्रित करेगा, नहीं। तो अधिगम जो सीखना है, सीखने की प्रक्रिया में सब कुछ इंपोर्टेंस रोल उसका मतलब प्ले रोल करता है, नहीं। तो ये भी क्या है, गलत है। इसके लिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो सही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। कल हाँ कल वीडियो आ जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, आप उसको बना लीजिएगा, फिर यहाँ पे आके समझ लेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।